तो मेरी जान, हाल ही में मैंने रेखा चित्रम नाम की मूवी देखी है, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है। इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। दोस्तों, मैं यही सोच रहा हूँ कि ये मलयालम सिनेमा वाले ऐसी फिल्में बनाते कैसे हैं। मलयालम सिनेमा ने भले ही पैसे नहीं कमाए, बट अपनी बेहतरीन फिल्मों से सबका दिल जीत लिया है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो जंगल की तरफ जा रहे थे किसी को खाना देने के लिए। तभी एक लड़का बोलता है कि भैया, कल मेरे पापा ने फिल्म के अंदर काम किया। ये सुनकर दूसरे लड़के को विश्वास नहीं होता। तभी पता चलता है कि उस लड़के ने रात को अपने पापा के साथ 3 और आदमियों को देखा था, जो किसी लड़की की डेड बॉडी को चटाई में लपेटकर कहीं ले जा रहे थे। तो जब लड़के ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने उसे ये कहकर बकाया कि वो लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, ये घटना घटती है 1985 में और इसके बाद प्रेजेंट टाइम का समय आता है। यानी ये लड़की कौन थी, इन लोगों ने इसे क्यों मारा, अब एक मामूली पुलिस वाला इस मर्डर मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेगा, ये सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जाता है। तो कहानी आगे बढ़ती है। हम प्रेजेंट टाइम का समय देखते हैं। एक विवेक नाम का एसआई होता है जिसने ऑनलाइन गेम खेलकर 15 लाख रुपए जीते थे। अब ये खबर इतना तेज से वायरल होती है कि विवेक को हर जगह ट्रोल्ड किया जाने लगा कि एक पुलिस ऑफिसर जुआ खेलता है, जिसके चलते उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद एक राजेंद्रन नाम का शख्स देखने को मिलता है जिसे दारू पीने की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। उसका डॉक्टर उससे बोलता है कि तुम इतना क्यों पीते हो, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे। अब ये सुनकर राजेंद्रन उसकी बात हंसी हंसी में टाल देता है, मानो उसको उसकी जिंदगी की चिंता ही नहीं थी। वह एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा था। वहीं दूसरी तरफ विवेक के ट्रांसफर की बात चल रही थी। उसे मलक्का पारा ट्रांसफर किया जाता है। वह सुबह सुबह तैयार होकर मलक्का पारा के लिए निकलता है। वहीं इधर राजेंद्र भी बहुत सोचने के बाद अपने ड्राइवर को बोलता है कि मुझे चलागुड़ी लेकर चलो। अब रास्ते में देखते हैं कि राजेंद्रन दारू की बोतल मंगाता है और बहुत पीता है। जैसे कि चलागुड़ी पहुँचते ही ड्राइवर बोलता है कि सर हम पहुँच गए, बट राजेंद्र बोलता है कि नहीं, मलक्का पारा चलो। तो ड्राइवर राजेंद्र को मलक्का पारा लेकर जाता है। उधर विवेक भी मलक्का पारा अपने पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि राजेंद्रन एक घने जंगल के बीचों बीच गाड़ी रोकता है और बाहर निकलकर जाने लगता है। तभी उसका ड्राइवर बोलता है कि सर कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूं, बट राजेंद्रन उसे मना कर देता है। राजेंद्रन ने बहुत पी रखी थी। वह खांसते हुए एक सुनसान जगह पर जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। तभी उसको एक जगह दिखाई देती है, मानो ऐसा लग रहा था कि वह वहाँ बहुत पहले आ चुका है। वह उस जगह बैठकर अपने मोबाइल का कैमरा स्टार्ट करता है और ये बोलता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बीच जंगल में ये क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तभी वह कहता है कि ये वीडियो सिर्फ मेरे बारे में है। मैं बहुत बड़ा स्वार्थी था। मैंने पैसे के पीछे अपने परिवार, स्वास्थ्य को सबको दांव लगा दिया। मैंने बहुत पैसा कमाया, बट वह काम नहीं आया। वह कहता है कि मैंने अपनों के दबाव में काम किया। मैं चाहता था उन्हें मना कर सकता था, बट मैंने पैसे की लालच में किया। अब वह क्या किया था आगे बताता है। वह कहता है कि ये बात 1985 की है। उसने 3 लोगों के साथ मिलकर एक लड़की को चटाई में लपेटकर इसी जंगल में इस जगह पर दफनाया था। वह कहता है कि हमें उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह 18 साल की लड़की थी। अब उसका घर कहाँ था, कहाँ से आई थी, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। वह ये भी बताता है कि जब हमने उसको दफनाया था तो उसकी सांस चल रही थी। तो राजेंद्र ने जिन लोगों के साथ मिलकर उस लड़की को दफनाया था, उनमें से 2 लोगों का नाम बताता है, एक विंसेंट और दूसरा फ्रांसिस। यानी वह एक शख्स का नाम नहीं बताता। सब कुछ बताने के बाद राजेंद्रन खुद को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर उसका ड्राइवर दौड़ता हुआ जंगल की तरफ आता है। वह देखता है कि राजेंद्रन मर चुका था। तो अगली सुबह देखते हैं कि विवेक अपनी पुलिस टीम लेकर वहां पहुंचता है और छानबीन करते हैं। उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। हालांकि वह सब लाइव किया था, जिससे ये खबर वायरल हो गई थी। इतने में डीएसपी आता है। वह विवेक से बोलता है कि हमें इस जगह को खोदने की परमिशन मिल गई है। अगर हमें बॉडी का स्केलेटन मिलेगा तब जाकर इस केस को आगे बढ़ाएंगे। यानी वह ये भी डाउट में थे कि कोई शराबी जैसे तैसे बोल दिया होगा, क्योंकि उसने जिस विंसेंट नाम के शख्स को बताया था वह एक बहुत बड़ा आदमी था। वह ज्वेलरी मॉल का मालिक था। तो विंसेंट का बेटा उसको एक खबर सुनाता है। ये देखकर विंसेंट हैरान हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि पुलिस वाले खुदाई शुरू करते हैं। विवेक बहुत मेहनत से खुदाई कर रहा था। जब जेसीबी से खुदाई करना मुश्किल हो रहा था, वह आदमियों द्वारा खुदाई करवाता है। इधर विंसेंट परेशान हो रहा था। वह अपने आदमियों से खबर ले रहा था कि वहाँ स्केलेटन निकल न जाए, क्योंकि उसका नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तभी एक बार फिर जंगल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सब थक चुके थे और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ कुछ मिल सकता है। और अचानक से बारिश होने लगती है। सभी लोग चले जाते हैं, बट विवेक वहीं पर खड़ा था और उसे सड़ी हुई चटाई दिखाई देती है। वह ध्यान से देखता है और फिर सभी वर्कर को बुलाकर दोबारा उस जगह की खुदाई करता है और फिर जाकर स्केलेटन मिल जाता है। पुलिस वाले फॉरेंसिक ऑफिसर के जरिए स्केलेटन को इकट्ठा करवाते हैं और उन्हें फॉरेंसिक लैब ले जाया जाता है।
तभी डीएसपी विवेक से बोलता है कि हम तुम्हारी मेहनत से खुश हुए, एसपी चाहते हैं कि तुम हमारी टीम में काम करो। ये सुनकर विवेक खुश होता है। अब अगले ही दिन एक टीम बनाई जाती है। पुलिस अफसर अपना टीम वाले से कहता है कि हमें एक स्केलेटन मिला है और हमें पता करना है कि ये किसका है। वह सबसे बोलता है कि तुम लोग राजेंद्रन के बारे में अच्छे से रिसर्च करो, उसकी फोन कॉल्स और किससे मिलता था। वह विवेक को बोलता है कि तुम राजेंद्रन के घर जाकर उसका बैकग्राउंड चेक करना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि तीसरा शख्स जिसका नाम था फ्रांसिस, उसके नाम के अलावा और भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि फ्रांसिस नाम के बहुत आदमी थे, तो उन्हें सबसे पहले उस आदमी को ढूंढना था। अब पुलिस टीम अपने काम पर निकल पड़ती है। देखते हैं कि विवेक राजेंद्रन के घर जाता है और वहाँ पर उसके डॉक्टर से मिलता है, जिसे पता चलता है कि वह बहुत पीता था, वह अपनी बीवी से अलग रहता था और उसका एक बेटा भी था जो उसके साथ नहीं रहता था। उसके बाद विवेक उसकी बीवी से मिलता है, जो बताती है कि उनका पैसा देखकर मेरे पिता ने उससे शादी करवाई थी। तभी विवेक पूछता है कि क्या कभी उन्होंने 1985 में हुई घटना के बारे में जिक्र किया था। तो उसकी बीवी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। अब विवेक फ्रांसिस नाम के शख्स को भी खोज रहा था। उसको बहुत सारे आदमी मिलते हैं, बट सही बंदा एक भी नहीं था। इसके बाद विवेक अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, जो एक प्रेस में काम करती थी। वह उससे हेल्प लेता है। उसको बोलता है कि मुझे 80s के दशक के कुछ न्यूज पेपर चाहिए जिसमें मिसिंग लड़कियों के बारे में छपा था। तो उसकी गर्लफ्रेंड कुछ न्यूज पेपर लाती है और जितनी भी लड़कियां मिसिंग थी उनकी फोटो विवेक को मिल जाती है। अब विवेक उन मिसिंग लड़कियों के घर वालों से पूछताछ जारी रखता है और उन्हें एक फाइल दिखाता है जो उस लड़की की डेड बॉडी से मिला था। विवेक कुछ लोगों को ये फाइल दिखाता है, बट वह पहचानने से इनकार कर देते हैं। तभी देखते हैं कि विवेक उन मिसिंग लड़कियों के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसका साथी बोलता है कि सर, क्या हम चोरी करके भागी हुई लड़की के बारे में पूछ सकते हैं। तो विवेक उससे मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, ये लड़की नहीं हो सकती। अब दूसरे दिन विवेक लड़की की फाइल लेकर एक बूढ़े आदमी के घर जाता है, जिसकी मिनी नाम की एक लड़की मिसिंग थी। विवेक उसे जैसे ही पायल दिखाता है वह पहचान जाता है। वह कहता है कि हाँ, ये मेरी बेटी की पायल है। ये सुनकर विवेक शॉक्ड हो जाता है। फाइनली उसकी तलाश खत्म हुई। वह उनका डीएनए सैंपल लेकर फॉरेंसिक ऑफिसर के पास भिजवाता है ताकि उस लड़की से मैच कराया जाए। अब हमें विंसेंट के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। तो ऑफिसर के कहने पर विवेक विंसेंट की फैमिली के यहाँ पहुँचता है, जहाँ पर एक दादी मिलती है। जब विवेक विंसेंट के बारे में उनसे पूछता है तो वह बहुत अच्छी बात बताने लगती है और कहती है कि वह पढ़ाने में बहुत अच्छा था, उसका दिमाग बिजनेस में बहुत चलता था। वो 1984 में ये गांव छोड़कर मुंबई चला गया था। अब विवेक को इस औरत पर शक होने लगता है, वह विश्वास नहीं करता। तभी विवेक अपने ऑफिस पहुंचकर डीएसपी के साथ विंसेंट की मीटिंग फिक्स कराता है। विंसेंट अपने वकील के साथ आता है। विवेक जब उससे सवाल पे सवाल पूछ रहा था तो विंसेंट भड़क जाता है। वह कहता है कि मैं अच्छे से कोऑपरेट कर रहा हूँ, तुम लोग इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो, बट इसका कोई सबूत नहीं है। वह कहता है कि राजेंद्र ने शराब के नशे में कुछ भी बोल दिया, तुम लोग विश्वास कर लिए। तभी विवेक बोलता है कि उसकी स्केलेटन वाली बात सच निकली। अब ये सुनकर विंसेंट की हवा टाइट हो जाती है। पूछताछ खत्म होने के बाद विंसेंट अपने घर चला जाता है। तभी अगले दिन विवेक से फॉरेंसिक ऑफिसर बताता है कि सर, जो आपने सैंपल भेजा था वह मैच नहीं हुआ। ये सुनकर विवेक निराश हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी थी। इतने में ही अचानक एक फोन आता है। पता चलता है कि जिस लड़की के बाप से सैंपल लाया था उसकी डेथ हो जाती है। विवेक वहाँ पर जाता है। वहीं पर उस बुजुर्ग का लड़का मिलता है, जो विवेक से अपनी खोई हुई बहन के बारे में रोते हुए बताता है। लेकिन जब सैंपल नहीं मैच करता है तो विवेक समझ जाता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो अपने घर आता है और रात में उन मिसिंग लड़कियों के बारे में सोच रहा था। तभी वह एक लड़की के बारे में देखता है। यह वही लड़की थी जिसको उसका साथी बोल रहा था कि सर, हम चोरी के मामले में भागी हुई लड़की को मिसिंग केस समझ सकते हैं। ये सोचते ही विवेक को डाउट हो जाता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं। उसके बाद विवेक स्टेशन पहुँचता है। वह अपने सीनियर से उस लड़की के बारे में बताता है तो मुझे एक लड़की दिखाई देती है। यह वही लड़की है जो 1985 में गायब हुई थी। तो सीनियर ऑफिसर बोलता है कि ठीक है, तब हमें उस लड़की की फाइल ढूंढनी पड़ेगी जिस पर कंप्लेन लिखी गई थी। अब ये लोग फाइल ढूंढने लगते हैं और जब फाइल मिलती है तो पता चलता है कि उस लड़की के खिलाफ किसी चंद्रप्पन नाम के आदमी ने केस फाइल की थी। इसके बाद विवेक उस चंद्रप्पन नाम के आदमी को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह एक फिल्म स्टूडियो में सेक्रेटरी के पास पहुँचता है, जिससे पता चलता है कि चंद्रप्पन अब वहाँ नहीं रहता है, उससे बहुत पहले ही निकाल दिया गया था। बट वह अब दूसरी जगह रहता है, जिसका नया एड्रेस वह विवेक को दे देता है। अब उसके बाद विवेक चंद्रप्पन के घर पहुँचता है और उसे दारू की बोतल देकर उस लड़की के बारे में पूछता है कि उसके खिलाफ आपने क्यों कंप्लेन किया था। तब चंद्रप्पन बताता है कि एक लड़की मेरे पास आई और मुझे बोली कि क्या आप मुझे ममूटी सर की हीरोइन बना सकते हैं। तो चंद्रप्पन उसे मना कर देता है कि उसके बस की बात नहीं है। उसके बाद वह कहता है कि उस समय काटुडू कोथारम नाम की फिल्म का शूटिंग चल रहा था, वो भी अथिरापल्ली मलक्कापारम एरिया में। उन्हें स्टेज पर एक गाने को स्टेज पर खड़ी होकर ग्रुप में गाने के लिए कुछ लड़कियों की जरूरत थी। तो चंद्रप्पन कुछ लड़कियों को इकट्ठा कर
करता है और शूट पर ले जाता है, जिसमें वो लड़की भी थी। वह कहता है कि एक दिन के शूट के बाद वह लड़की वहाँ से भाग गई, जबकि गाने की आधी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब उस लड़की के भागने की वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि और दूसरी लड़की कोई मिल नहीं रही थी। उसकी वजह से एक दिन की शूटिंग भी रुक गई। वह ये भी बताता है कि सर उस समय अगर जरा से भी शूटिंग डिले होती थी तो हमें फाइनेंस वालों को फाइन भरना पड़ता था, जिसकी वजह से फिल्म का डायरेक्टर चंद्रप्पन को बहुत डांटता है। इसी वजह से वह चालाकुडी स्टेशन में जाकर चंद्रप्पन कहता है कि मैंने उसको बहुत ढूंढा बट वह नहीं मिली। उसके बाद वह उसका नाम भी बताया, जिसका नाम था रेखा। वह विवेक से बोलता है कि मैंने उसे अभी कल ही एक गाने में देखा। ये सुनकर विवेक हैरान हो जाता है। तभी चंद्रप्पन उसे गाना दिखाता है जिसकी शूटिंग के दौरान रेखा भागी थी। विवेक उस लड़की का फोटो खींचता है। अब जाकर उस लड़की का नाम पता चला। वेल कहानी आगे बढ़ती है और हमें उस लड़की के बारे में दिखाया जाता है। ये तभी का सीन था जब चंद्रप्पन उन्हें गाने की शूटिंग के लिए चर्च में लाया था। डायरेक्टर की डिमांड थी कि उन लड़कियों को नन का कॉस्ट्यूम पहनना होगा। उसके बाद देखते हैं कि रेखा नन का कॉस्ट्यूम पहनकर बहुत खुश थी। उसके बाद एक बार फिर से कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। देखने को मिलता है कि विवेक अपने सीनियर ऑफिसर से ये कहता है कि सर ये जो रेखा नाम की लड़की है जहाँ से गायब हुई थी और जिस जगह उस लड़की को दफनाया गया था वह जगह पास में ही है, यानी इस लड़की के होने के चांस हैं। तभी वह फैसला लेता है कि उस लड़की का स्केच बनाया जाए। अब एडिटर उस वीडियो के बेस पर रेखा का फोटो बनाते हैं। तभी विवेक अपने ऑफिसर से ये भी बताता है कि सर जिस दिन राजेंद्रन मरा था उस दिन उसे एक नंबर से फोन आ रहा था और जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि इस नंबर से सिर्फ राजेंद्रन को ही कॉल जाता था। अब विवेक उस नंबर के बारे में पता लगाता है कि आखिर किसका है, क्योंकि अभी तक फ्रांसिस भी नहीं मिला था। उसके बाद देखते हैं कि रेखा का जो फोटो बनाया गया था विंसेंट का वकील उसे दिखाता है और विंसेंट फोटो देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है विवेक के पास। उसका साथी उसे बताता है कि सर आपने जो नंबर दिया था उस आदमी के बारे में पता चल गया जिसका नाम संजीवन था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। विवेक अपने फॉरेंसिक अफसर के साथ बैठकर उस समय रिलीज हुई फिल्म काठुडू कोथारम के एपिसोड देख रहा था, जिसमें एक शख्स हर चीज के बारे में बहुत डिटेल में बताता है। और यहीं से विवेक को पता चलता है कि जॉन पॉल जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पर एक लड़की पैर में पायल पहने हुए थी। वह उनके पास आई और उनसे पूछी कि सर आप ही ने ममूटी सर को फिल्म में गंजा दिखाया, आपने सही नहीं किया। वह उन्हें डांटने लगती है और उसकी पायल के बारे में भी डिटेल में बताते हैं। ये सुनकर विवेक को और शक हो जाता है कि ये वही लड़की थी। उसके बाद विवेक उस समय के असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलता है जो उसे बताता है कि सर वह लड़की कमाल की थी, वह बहुत खूबसूरत थी, उसका भविष्य कमाल का था, वह हीरोइन बन जाती बट कहीं गायब हो गई। उसके बाद विवेक वहाँ से चला आता है। आगे देखने को मिलता है कि विंसेंट का वकील एक आदमी को ब्लैकमेल करता है। वह कहता है कि इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ेगी नहीं तो तुम भी फंसोगे और सारे सबूत मिटाने पड़ेंगे। और अगली सुबह पता चलता है कि चंद्रप्पन को किसी ने मार दिया और एक केस क्राइम ब्रांच को दिया जाएगा। वही विवेक को क्राइम इन्वेस्टिगेशन से हटाकर ट्रैफिक पुलिस पर लगा दिया जाता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि सीबीआई का एक ऑफिसर आता है जिसका नाम था सलीम। वह फॉरेंसिक ऑफिसर से स्केलेटन की डिमांड करता है, उसे ले जाने को बोलता है। फॉरेंसिक ऑफिसर को उसकी हरकत पर डाउट था। वह कहता है कि तुम्हें स्केलेटन ले जाना है तो ले जाओ बट मैं कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाऊंगा। तभी सलीम वॉशरूम के अंदर जाता है जहाँ पर विवेक था। वह विवेक को भला बुरा बोलता है बट विवेक उसे पकड़कर दबा देता है। उसकी सारी हैकड़ी बाहर आ जाती है। अब विवेक बहुत परेशान था। वह कहता है कि सर हमारे पास जो भी सबूत था सब लेकर चले गए, हम क्या करें, हम बहुत करीब पहुंच चुके थे। फॉरेंसिक अफसर बोलता है कि हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी पड़ेगी, वो तुम ही हो जो इस केस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगले दिन विवेक को कमल नाम के व्यक्ति का कॉल आता है जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। वह एक यूट्यूबर के बारे में बताते हैं कि जब हम उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उस समय एक रिपोर्टर था जो अब एक यूट्यूबर है, वह उस समय उस लड़की से मिला था। कमल सर कहते हैं कि आप उससे बात कर लीजिए, शायद उसे उस लड़की के बारे में कुछ पता हो, क्योंकि वह एक दिन मुझसे उस लड़की के बारे में बता रहा था। अब विवेक उस पल्लासर नाम के यूट्यूबर के पास जाता है। वह विवेक से बताता है कि मैं जिस टाइम पर रिपोर्टर था उस समय सबको हिला कर रख दिया था, मैं किसी को भी नहीं जोड़ता था, मैं मामूटी को भी भला बुरा बोल दिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह। विवेक को पता चलता है कि रेखा ने जो कपड़े पहने थे वह सबसे अलग थे, यानी रियल में एक नन की ड्रेस थी। विवेक को डाउट होता है कि कहीं वह रियल में तो नन नहीं थी। वह तुरंत चर्च में जाता है जहाँ पर उसे एक स्टेफनी सिस्टर मिलती है। विवेक उसे फोटो दिखाता है और सिस्टर तुरंत पहचान जाती है। वह कहती है कि वह मलक्का पारा में फिल्म में काम करने के लिए आई थी, वह बहुत टैलेंटेड थी
थी। अब कहानी स्टार्ट होती है फ्लैशबैक के जरिए, हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर मामूटी सर की शूटिंग चल रही थी और वहाँ के सभी लोग उनको देखने के लिए एक्साइटेड थे। तभी हमें स्टेफनी सिस्टर दिखाई देती है जो चर्च में देखभाल कर रही थी। इधर रेखा नन के कॉस्ट्यूम पहनकर शूटिंग पर मौजूद थी, बट लंच का टाइम था, वह खाना खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर मामूटी आ जाता है। अब रेखा भी जल्दबाजी में देखने के लिए दौड़ती है, बट उसकी ड्रेस फट जाती है। वह परेशान थी कि हमें शूट करना है, अब दूसरी ड्रेस कहाँ से लाए। वह ड्रेस को सिलाने की कोशिश करती है, बट ट्रेलर मना कर देता है। तभी रेखा सिस्टर के पास पहुँचती है, उनसे कहती कि मेरी ड्रेस फट गई है, आप मुझे कुछ समय के लिए कपड़े दे दीजिए। तभी सिस्टर कहती कि मैं तो ड्रेस दे दूंगी, बट तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तुम्हें मामूटी सर से मिलाना पड़ेगा। अब रेखा उससे झूठ बोलती है कि वह उसे मामूटी सर से मिलाएगी, तो रेखा वहाँ से चली जाती है और शूट पर रिहर्सल कर रही थी कि इतने ही देर में सिस्टर वहाँ पर पहुँच जाती है। जब उसे उनसे मिलाने की बात करती है तो रेखा बोलती है कि अभी वह बिजी है, मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद ट्रेलर आता है और रेखा के कपड़े देखकर गुस्सा होता है क्योंकि वो कपड़ा वाइट था तो बट थोड़ा अलग था। टेलर उसे दूसरा कपड़ा देता है। तभी सिस्टर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तो रेखा बताती है कि मैं यहाँ मामूटी सर की हीरोइन बनने आई हूँ, मैं एक दिन जरूर हीरोइन बनूंगी। वह कहती है कि मैं हर समय मामूटी सर को खत लिखती हूँ। उसके बाद रेखा अपनी सारी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि मैं उनके आसपास भी नहीं भटक सकती। सिस्टर बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। तभी अचानक मामूटी आ जाता है और सभी लोग दौड़ने लगते हैं। सिस्टर बोलती है कि तुम्हें मामूटी सर से मिलना है ना, तो आओ मैं मिलाती हूँ। तो सिस्टर उसे भीड़ में खींच कर ले जाती है और तभी हमें वही सीन देखने को मिलता है जो यूट्यूबर ने बताया था। वह कहा था कि मैं मामूटी को भी नहीं छोड़ा, उससे ऐसा सवाल पूछा कि वह भाग गया था और यही देखने को मिलता है। तो पहली बार रेखा मामूटी सर को करीब से देखी थी। उसके बाद शूटिंग का समय आता है, रात को गाना शूट किया जा रहा था और जब मामूटी सर आते हैं तो रेखा बहुत खुश होती है। गाना आधा ही शूट हुआ था कि तभी अचानक से बारिश हो जाती है जिससे सेट्स भीग जाता है और लोग अपने अपने कमरे की तरफ भागते हैं। बट सिस्टर रेखा को कहते हैं कि तुम मेरे कॉन्वेंट चलो, वहाँ पर सो जाना। तो सिस्टर रेखा को लेकर कॉन्वेंट जाती है। बारिश बहुत तेज होती है। वह सब खाना खाते हैं और फिर रेखा को एक कमरे में सोने को बोला जाता है। बट सुबह होते ही पता चलता है कि रेखा तिजोरी में रखे सारे पैसे और ज्वेलरी लेकर भाग गई। अब सभी लोग सिस्टर पर इल्जाम लगाते हैं क्योंकि वही उसे लाई थी, यानी उसके साथ उस रात को क्या हुआ। क्या रेखा वो लड़की थी जो पैसे चुराए थे या फिर कोई और। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद कहानी एक बार फिर प्रेजेंट टाइम में आती है। विवेक कहता है कि सिस्टर इतनी बड़ी चोरी हुई थी बट आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया था। तब सिस्टर बोलते कि हमने जानबूझकर कंप्लेन नहीं किया क्योंकि चर्च में हमें डोनेशन के पैसे मिलते थे, अगर उन लोगों को पता चल जाता तो ये चर्च के लिए ठीक नहीं होता। हालांकि सिस्टर को रेखा को सिर्फ इतना ही पता था। तो विवेक घर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब अगली सुबह एक बार फिर विवेक सिस्टर के पास जाता है, उनसे कहता है कि हमें रेखा के बारे में जानना है तो उसका एड्रेस चाहिए, उसके घर वालों को ढूंढना पड़ेगा। तो आगे देखने को मिलता है कि राजेंद्रन के फोन पर जो बार बार कॉल करता है जिसका नाम संजीवन था, उसका पता उससे मिल जाता है। उसका साथी बताता है कि सर वह एक क्रिमिनल है, उससे बच कर रहिएगा। अब विवेक उनके पास जाता है जो एक घर के अंदर छुपे थे। विवेक दरवाजा खोलने को बोलता है बट वह नहीं खोलते। इतने में विवेक उन दोनों की खूब पिटाई करता है और फिर उनसे पूछता है कि तुम राजेंद्रन को फोन क्यों कर रहे थे। वे बताते हैं कि हम उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। अब यहाँ पर ये राज खुलता है कि ये वही दोनों लड़के थे जो शुरू में यहाँ पर होते हैं और इन्हीं में से एक लड़का अपने पिता के साथ राजेंद्रन को भी उस लड़की को ले जाते हुए देखा था। जब वह लड़का उनसे पूछता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो उसे कहते हैं कि वह शूटिंग कर रहे थे, बट वह कहता है कि उस समय काठुडू काथोरम की शूटिंग चल रही थी। तो जब मैंने वो फिल्म देखी तो वह सीन था ही नहीं, जिससे मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने उस लड़की को मारा था। जब उसका पिता मरने वाला था तो वह उससे पूछते हैं कि वहाँ कौन कौन था, तो उसके पिता उनको सबका नाम बताते हैं। दरअसल इसका बाप वो चौथा बंदा था जिसका नाम राजेंद्र ने नहीं लिया था क्योंकि वह उस टाइम मर चुका था। अब ये सुनने के बाद विवेक उन लोगों को धमकाता है और कहता है कि जब भी मैं आऊँ तुम्हें पुलिस स्टेशन में सब कुछ बताना पड़ेगा। ये कहकर वह चला जाता है और अपने सीनियर से सब कुछ बताता है। उधर विवेक की गर्लफ्रेंड सारे सबूतों को न्यूज़पेपर के जरिए सबको बता रही थी। तभी जब दूसरे दिन विवेक उन दोनों लड़कों से मिलने आता है तो देखने को मिलता है कि उन्हें किसी ने मार दिया था, यानी ये सब विंसेंट करवा रहा था। विवेक जब भी किसी को ढूंढता कि उनसे गवाही दिलाऊं, बट विंसेंट उन्हें मार देता। विवेक एक बार फिर निराश हो जाता है। वह घर आता है, सारे सबूतों को दोबारा से देख रहा था। तभी उसको एक फोटो दिखाई देता है जिसमें उस आदमी की एक आंख खराब थी, जिससे उसे फ्रांसिस का पता चल जाता है। वह
फ्रांसिस के पास जाता है, उसे उस घटना के बारे में बताता है। वह कहता है कि तुमने जिस लड़की को दफनाया था उसके बारे में सब कुछ बताओ, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे। तभी फ्रांसिस सब कुछ बताता है। वह कहता है कि वाकाचंद नाम का एक शख्स था, वही चर्च में एक पुष्पम नाम की लड़की थी, ये सब इन दोनों ने ही मिलकर किया था। वह उस चर्च में काम करते थे। वाकाचंद बिशप के यहाँ काम करता था और पुष्पम उनके घर साफ सफाई के लिए आती थी। वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई तो चर्च के लिए जितने भी पैसे आते थे बिशप वाकाचंद को रखने के लिए देता था और वाकाचंद उसमें से चोरी से कुछ पैसे निकाल लेता था। और एक दिन ये करते हुए पुष्पम उसे देख लेती है, तभी वाकाचंद उसे भी कुछ पैसे देता है। अब दोनों एक साथ मिलकर छोटी मोटी चोरी करते थे। वह वहाँ चोरी करके भागना चाहते थे। वह धीरे धीरे सब कुछ लूट कर इकट्ठा कर रहे थे। उनकी नजर तिजोरी पर थी। पुष्पम एक दिन एक चूहा मारकर लाती है, उसे तिजोरी के ऑफिस में रख देती है और जहाँ सफाई के लिए आती है तो उसकी चाबी निकालकर उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए किसी के पास भेजती है। तभी एक दिन अचानक चर्च की मदर और सिस्टर कहीं जा रहे थे, यानी उस रात वह चर्च में नहीं आने वाले थे। इधर पुष्पम और वाकाचंद भी प्लान बना रहे थे। तभी उनको पता चलता है कि चर्च में एक लड़की आई है जो यहाँ पर रात को रुकेगी। तो पुष्पम जानती थी कि हम यहाँ से चोरी करके भागेंगे तो पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। तो वह एक प्लान बनाती है। वह वाकाचंद को कहती कि हमें आज ही एक काम करना होगा। और फिर देखते हैं कि रात को सोते वक्त पुष्पम रेखा के कमरे में जाती है और सोई हुई रेखा पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। फ्रांसिस उन पर कई दिनों से नजर रख रहा था। तभी उस रात जब उस लड़की को मारकर जीप के जरिए सारा माल लेकर भागने वाले थे तो फ्रांसिस भी बेबी के साथ पहुंच जाता है और वह देखता है कि उस लड़की की लाश पड़ी थी। वह पैसे की लालच में आकर उस लड़की को दफनाने के लिए मान जाते हैं। वहीं ये लोग राजेंद्रन को भी ब्लैकमेल करके जबरदस्ती इस काम में साथ मिलाते हैं। फ्रांसिस बोलता है कि हमें उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था, वह कौन थी, कहाँ से आई थी। उसके बाद विवेक को सब कुछ पता चल जाता है। वह समझ जाता है कि ये जो विंसेंट है वही वाकाचंद है और जो पुष्पम है वही हॉस्पिटल में एडमिट है जिसका नाम एलिस है, यानी वह दोनों अपना नाम बदल कर रह रहे थे। अब विवेक इन सारे सबूतों के बारे में एसपी को बताता है। हालांकि ये तो पता चल गया था कि रेखा का मर्डर इन लोगों ने ही किया था, बट ये चीज अभी भी नहीं पता चली कि रेखा कौन थी, कहाँ से आई थी। तभी हम देखते हैं कि पुष्पम वाकाचंद को ऑर्डर देती है कि अब सब कुछ सबको पता चल गया है, उसे मार दो। तभी अगले ही दिन विवेक का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उसके बाद विवेक की गर्लफ्रेंड को एक कॉल आता है जो कि एक एक्टर का था। अब विवेक उनके पास जाता है और उन्हें उस लड़की के बारे में बताता है कि वह मामूटी सर को खत लिखा करती थी और एक दिन मुझे वह मेरी फिल्म के लिए भी तारीफ की थी और फिर मैंने उसको थैंक्स बोला था। अब ये जवाब सुनकर रेखा बहुत खुश हुई थी। उसके बाद दोनों में चिट्ठी द्वारा खूब बात होती थी और जैसा कि एक्टर जगदीश भी उसको खत लिखा करता था, उसको उसका एड्रेस पता था, केजे हाउस कन्याकुमारी। अभी सुनकर विवेक खुश होता है क्योंकि उसको उसके घर का एड्रेस मिल चुका था। तो वह जब कन्याकुमारी पहुंचता है तो उसके घर में एक लड़की दिखाई देती है जो रेखा की छोटी बहन थी। वह अपनी बहन के बारे में बताने लगती है। वह कहती है कि उसे शुरू से ही फिल्मों में जाने का शौक था। वह मामूटी सर की बहुत बड़ी फैन थी, उन्हें चिट्ठी लिखती थी और उनकी हर फिल्म देखा करती थी। बट एक दिन उसके पिता को उस चिट्ठी के बारे में पता चल जाता है। उसके पापा ने उसको थप्पड़ मार दिया और उसके बाद वह भाग गई और तब से हमें कभी भी नहीं मिली। हमने उसे बहुत ढूंढा। अभी सुनते ही विवेक उसको रेखा की पायल दिखाता है। उसकी बहन रोने लगती है। अब विवेक को सबूत मिल चुका था। वह उसकी बहन का डीएनए टेस्ट कराता है और इस बार सैंपल मैच हो जाता है। विवेक सारे सबूत कोर्ट में पेश करता है। इधर वाकाचंद यानी विंसेंट जेल की डर से पुष्पम को मार देता है और उसके बाद पुलिस विंसेंट को पकड़कर जेल ले जाती है। विवेक रेखा की स्केलेटन उसके घर वालों को बुलाकर दफना देता है। उसके बाद विवेक को एक्टर जगदीश का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ देना है। तो पता चलता है कि रेखा मामूटी सर को जो खत लिख रही थी उसमें उनकी फोटो भी मांगी थी और उन्होंने उस समय अपनी फोटो उसको भेजी थी, बट वह तब तक मर चुकी थी। ये फोटो देखकर उसकी बहन रोने लगती है। तो दोस्तों, गुनाह कितना भी बड़ा हो, चाहे कितनी भी सफाई से किया गया हो, लेकिन एक दिन उसका पर्दाफाश होकर रहता है और गुनाहगार पकड़ा जाता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस मर्डर मिस्ट्री को एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कितनी मेहनत से सॉल्व किया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।